इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टेस्ट बाय कॉमर्स एक्सेस। आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, हमने अपने टॉप 20 क्वेश्चन आज भी करेंगे। 10 मार्केटिंग के एंड 10 किसके, हमारे इकोनॉमिक्स के। देखो भाई, पेपर आ गया है, जल्दी जल्दी से पढ़ाई करो। ठीक है, कुछ भी मतलब एक्सक्यूज मत बनाओ, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप सही से पढ़ोगे तो। चलो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में इनमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, ये हमारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीआई हमारी इकोनॉमिक्स में आती है ना, मार्केटिंग में तो आती नहीं। तो क्या कहता है हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इमीडिएटली आफ्टर द अडॉप्टेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949। क्या सर ये सही है? ये तो सही नहीं लगता, क्योंकि सर आरबीआई का तो जो वो था, मतलब आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो कब हुआ था हमारा, 1935 में हुआ था। तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, इट इज़ अ कस्टोडिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द कंट्री। कस्टोडिएशन का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि रिजर्व, तो मतलब उसका क्या कहते हैं, हमारा साक्षात्कार, जिसको उसको बचा के जो रखता है। ठीक है, तो ये कस्टोडियन हुआ। फिर थर्ड क्या कहते हैं हमारा, बैंक रेट्स और ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑपरेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। सर ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हुआ, 2 और 3 हुआ। तो हमारा फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि हमारा आरबीआई जो था ये स्टेब्लिश किस में हो चुका था, 1940 और 1935 में। ठीक है, चलो तो देखो क्या कहता है हमारा आंसर नंबर सी सही था, जो कि हमारा 2 एंड 3 था। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आरबीआई ऑफ इंडिया वाज स्टेब्लिश इन अप्रैल 1 1935 विद इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, अंग्रेजी मतलब हमारे यहाँ पे करवा के गए थे, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या थी, गलत थी। इट इज अ कस्टोडिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द इकोनॉमी, इट आल्सो एक्ट्स एज द बैंक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकर्स बैंक होता है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था हमारे आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज। ठीक है, इंडिया में सेक्स रेशियो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सेक्स रेशियो का मतलब आपको पता होगा कि एक लड़के पे कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, पर थाउजेंड पे, मतलब हम लोग तो जैसे पर थाउजेंड पे लेते हैं ना, पर थाउजेंड पे कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, अ नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड फीमेल्स। नहीं सर, पर थाउजेंड फीमेल्स नहीं, अगर यहाँ पे मेल्स होता तो मैं सोचता नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स। हाँ सर, ये तो मुझे सही लग रहा है। आगे वाला देखें, नंबर ऑफ मेल्स पर हंड्रेड। हंड्रेड तो सर नहीं होता, थाउजेंड ही होता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, आंसर नंबर बी सही हुआ। ठीक है, आगे से एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर नंबर बी हमारा सही था। कौन सा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स पे जो होता है ये हमारा सेक्स रेशियो कहलाता है। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स। ठीक है, सेक्स रेशियो फाइंड्स रेफरेंस इन द सेंसस ऑफ डाटा विच इज कैरिड डाउन बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कौन कर रहा था हमारे यहाँ पे सेंसस। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाली क्लास में पढ़ाया था, आपको देख जाके पक्का देखना है। अब देखो 2011 का मैं थोड़ा डाटा बता दूं आपको। सेंसस में सेक्स रेशियो क्या था इंडिया का, 943। वहीं पे चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, 919, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा मतलब चिंताजनक बात है कि जो बच्चे, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, 1 से लेकर 5 साल तक वाले बच्चे। ठीक है, उनका जो सेक्स रेशियो वो डाउनफॉल हो रहा है, मतलब लड़कियां उसमें कम है। फिर हमारे 2021 सेंसस में हमारा 933 था पर थाउजेंड बॉयज़ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है इसे। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा जो 2011 में डाटा इंक्रीज हुआ था, बट हमारे यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हुआ था, तो ये हमारी थोड़ी दूर। तो हमारे पास अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो वो है केरला का। तो वहाँ पे पर थाउजेंड मेल्स पे 1084 फीमेल्स हैं। ठीक है, ये किससे, रेस्ट ऑफ इंडिया से हाईएस्ट है। अब हमारे क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3, कि विच अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं इंडिया में, जो कि क्या करते हैं, हमारे पे एम्प्लॉयमेंट को देते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमारा कौन सा होता है, जो ऐसा सेक्टर जो क्या अभी तक हमारा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। सर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, ये कैसा सेक्टर है, मतलब ये ऐसा सेक्टर है बेटा जिसमें कि हमारे क्या चलती है, जैसे आपने देखा होगा डे टू डे लेबर हो गए। ठीक है, ऐसे जो आपके घर पे काम वाले कुछ काम करने के लिए आते होंगे, महिलाएं या फिर पुरुष, कोई भी लोग, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मतलब जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, और उनके लिए मतलब गवर्नमेंट कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बना सकती, क्योंकि उनका कभी आज तक सेंसस नहीं हुआ। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक रहता है। तो स्वीपर वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसा कि सर अगर आप बता रहे हो तो उसके हिसाब से तो ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो चलो इसको भी लेके चलते हैं अपने साथ में। फिर हमारा क्या था, हाउस होल्ड इंडस्ट्री विद 8 एम्प्लॉइज। 8 एम्प्लॉइज, हाँ सर ये भी सही है। ठीक है, छोटी छोटी जो होती है ना हमारी 10 से नीचे वाली इंडस्ट्री जो होती है, उनको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं ना कहीं काउंट करते हैं।
रिक्शा पुलर्स, हाँ सर ये भी, और डोमेस्टिक सर्वेंट, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4। मतलब सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मैंने आपको मतलब भी बता दिया अभी आपको। चलो आगे देखें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिफाइन क्या करती है, इसका आंसर डी है। ठीक है, नेशनल कमीशन NCEUS जो है, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हैज डिफाइंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज द सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल इन अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट इंटरप्राइजेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स। ठीक है, engaged in the sale and production of goods services operated in the proprietary or partnership basis with less than the 10 total workers। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि 10 से नीचे वाले जितने भी हमारे, तो वो किस में आते हैं, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड पीपल वर्किंग इन दिस इंटरप्राइजेस। ठीक है, 10 से छोटी हमारी कंपनीज और हमारे फार्मर्स, हमारे एग्रीकल्चर। तो देखोगे अगर आप, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मतलब बेस जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, वो मतलब इतना बड़ा है कि अगर हम उसको मतलब काउंट करें तो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगा। चलो आगे चले अपने क्वेश्चन पे, एक मिनट रुकना, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड। देखो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने आपको मतलब इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, अब मैं चाहूँगा नहीं कि आप लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर अगर गलत करोगे तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, क्योंकि मेरी मतलब फिर मुझे लगे मेहनत पे पानी फिर गया। तो क्या कहता है, इन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, एस इक्वल्स टू डिमांड। क्या ये चीज होती है इक्विलिब्रियम का, देखो एक वो बना दूं मैं आपका, एक वो बना दूं ना, ये जो पॉइंट था हमारा, ये क्या कहलाता था, हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता था। जिस जगह पे हमारी सप्लाई और डिमांड क्या करती थी, मीट करती थी। इसका मतलब ये है कि सप्लाई कहीं ना कहीं डिमांड की क्या थी, इक्वल थी। सेकंड हमारा बी क्या कहता है, द सरप्लस इज लार्जर देन द शॉर्टेज। सर ये तो गलत हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ, इलास्टिसिटी कहाँ से आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, नहीं। ठीक है, यूनिट मैंने आपको बताई थी ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको 6 वो बताए थे, केसेस बताए थे अलग अलग। ठीक है, वो भी पढ़ लेना। तो इसका आंसर क्या हुआ, हमारा ए हुआ। सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड, जहाँ हमारी सप्लाई इक्वल टू क्या होगी, डिमांड होगी, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और वहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर जो होता है उसकी क्या होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे होती है। चलो आगे देखें, अब क्या कहते हैं इसका सॉल्यूशन, इन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। आज स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर टाइम, व्हाइल डायनामिक इक्विलिब्रियम इज हेल्ड स्टेबल बाय इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस। चलो ये सब चीज़ें मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें, मैंने आपको इक्विलिब्रियम बता दी है कि होता क्या है। तो चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। मैंने आपको नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक तो प्लीज़ जाके उसको क्या करो, पढ़ लो, कि भाई पेपर में इससे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है हमारे किससे, जीडीपी से। जीडीपी आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा मतलब घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तो इसके लिए जीडीपी पे मतलब आना क्वेश्चन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन बनाना चाहिए एग्जामिनर को। तो हमारे क्या कहता है, रियल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस। सर ऐसा तो कुछ आपने नहीं पढ़ाया था, चलो ठीक है आगे चलते हैं। फिर हमारे क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन सच अ वे दैट द गुड्स एंड सर्विस आर एवल्यूटेड एट सेम सम कांस्टेंट प्राइस। नहीं सर ऐसा भी कुछ नहीं था। द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। अरे सर ये तो हमें तीनों के तीनों ही गलत लग रहे हैं, तो हम क्या कर दें, भैया डी कर दो। ठीक है, इनमें से कोई भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, देखो क्या कहता है, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन अ वे in such that the goods and services are evaluated at some constant set of prices or constant prices। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है हमारा, नॉमिनल जीडीपी सिंपली द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस। ये क्या कहता है हमारा, सम कांस्टेंट प्राइस पे कह रहा था ना, जबकि कांस्टेंट पे नहीं, किस पे होगा, को करंट प्राइस पे होगा। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या वो गलत हुए। अब क्या था हमारा कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, दो तरीके के गुड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्सटीट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे, जो पूरक होते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इनको पूरक कहते हैं, और सब्सटीट्यूट को हम लोग क्या कहते थे, जो एक दूसरे क्या कर दे, कहीं ना कहीं हटा दे। ठीक है, हिंदी में मुझे इसका एक एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा,
बट मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कोई एक उस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर दे, मतलब कि अगर हमारे पास में फिश नहीं है तो हम लोग क्या चिकन खा सकते हैं, मतलब अगर मुर्गा नहीं तो क्या मच्छी सही, ठीक है। चलो, इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज द डिमांड ऑफ फॉर फ्रेश विल फिश विल, देखो जब अगर क्या कहता है हमको क्वेश्चन कि अगर चिकन की जो प्राइस है, ठीक है, वो इंक्रीज कर गया तो उसकी जो डिमांड जो होगी हमारी फिश की वो क्या करेगी, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज बट द डिमांड कर्व फॉर चिकन विल नॉट चेंज, है ये क्या बात हुई, कोई इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। हाँ सर, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे चिकन का प्राइस बढ़ा तो हमारे फिश का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका परफेक्ट सब्सिट्यूट है। मतलब अगर हम चिकन नहीं खाएंगे तो हम मछली खा सकते हैं, तो जब हमारी चिकन महंगा हो गया तो हमने क्या किया, मछली खाना शुरू कर दिया। तो सर हाँ, हो सकता है कि इसकी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन हम आगे वाले भी देख लेते हैं। नॉट चेंज बट देयर विल बी मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व फॉर फिश। भैया डिमांड करके अलॉन्ग में मूवमेंट क्यों होगा, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट होना, अलॉन्ग में शिफ्ट होना। डिक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर फिश शिफ्ट विल लेफ्ट वर्ड। डिक्रीज डिमांड क्यों होगी, जब हमको तो डिमांड को इंक्रीज हो जाएगी ना, तो हमारे इसका आंसर क्या है, बी सही है, ठीक है। क्या कहता है, इन इकोनॉमिक्स ऑफ डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन केस ऑफ डिमांड, आर डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, ठीक है। जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती, कैसे, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा किस तरफ जाएगा, हमारी हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस तरीके से कुछ मैंने आपको बताया था। और ठीक है, जब हमारी फॉल होती तो हमारे किस तरफ, इस तरफ की तरफ हमारे ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वर्ड की तरफ, मतलब इनवर्ड शिफ्ट, ठीक है, जिसको हम इनवर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड कह देते हैं। व्हेन देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्स्टिट्यूट गुड्स द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स और अपवर्ड्स। चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द चिकन इंक्रीज द डिमांड फॉर द फिश विल इंक्रीज। अब क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या आता है, बजट डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन है। करंट क्वेश्चन है, देखो मैं आपके लिए वही वाले क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ जो क्वेश्चन हमारे अभी केस में रियल में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चल रहे हैं, तो इनके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मतलब उन्हीं चीज़ों पे बनता है। मैंने कई साल मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, ठीक है, मुझे पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो कहते हैं ना कि ये वाले क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि हम लोग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं और वही वाले क्वेश्चन कोई ना कोई हमारे उसमें एग्जाम में हिट कर जाते हैं। चलो आगे देखिए अपना, आर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। क्या बजट डेफिसिट का मतलब यही है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, सर लगता है। चलो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं सर, सी। सर ये थोड़ा बड़ा सा लगता है, क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्यों ना सर हम टोटल टोटल को ही कर दें। हाँ बेटा कर तो सकते हैं, लेकिन हमको डी भी पढ़ना जरूरी है। क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। सर ये तीनों तो हमें नहीं लगते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको कोई भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाए तो हमको क्या करना चाहिए, उसमें सबसे जो विस्तृत मतलब जो सबसे बड़ी जो डेफिनेशन है उसको उठा दो, टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर वाली को उठा देंगे। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। चलो आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज इज येट इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब एक पर्सन जो है वो अपने हिसाब से क्या कर रहा है कि काम तो करना चाहता है बट उसको काम मिल नहीं रहा, तो ये कौन सी होगी, हमारी साइक्लिक होगी, नहीं। क्या ये हमारी फ्रिक्शनल होगी, नहीं। क्या ये हमारी इनवॉलेंट्री होगी, हाँ ये हमारी कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्री होगी, ठीक है। और फिर डी तो नन ऑफ दिस है, ठीक है। चलो आगे देखिए, आप देखो इन सब का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन काम तो करना चाहे बट उसे काम नहीं मिल पाए। जैसे अभी आप लोग क्या हो कि आप लोग कोई जॉब करना चाहते हो और आप लोग उसके लिए योग्य भी हो काम करने के, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, आपको जॉब नहीं दिलवा पा रही, तो ये क्या है कि ये आपकी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन कॉन्ट्रेरी टू दिस वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज इफ देयर इज वर्कर्स चूज नॉट टू वर्क बिकॉज देयर रिजर्वेशन वेज इज हायर देन द प्रिविलिंग वेज, ठीक है। ये कौन सा था हमारा, कॉन्ट्रेरी टू दिस वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ये, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया मैंने अभी आपको। स्ट्रक्चरल कौन सा होता है हमारा, जिसमें हमारा क्या होता है, इनवॉलेंट्री मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन हेल्प इन अचीविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के लिए हमको जब हमको ग्रोथ करनी है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है कि देखो इसमें इस रीजनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसलिए ज़्यादा लेके आता हूँ क्योंकि इसको करने से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है।
कि मतलब जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो आप लोग मतलब जो सिंपल से जो क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरी क्लास में आपको ज़्यादातर यही वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और इससे क्या होता है आपको एक ही क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या कहता है कि हायर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दें। जब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उस फैक्ट्री में, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी फिर से मनी सप्लाई, फिर से डिमांड, तो ये साइकिल मतलब आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम मेल और फीमेल को प्रोपोर्शनेट वे में क्या करें, एम्प्लॉयमेंट दें। तो जब हम मेल और फीमेल को प्रोपोर्शनेट वे में एम्प्लॉयमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि मेल को तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रखी है, तो जब फीमेल का भी योगदान बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। हायर लेवल ऑफ इनकम इनक्वलिटी, इसको हमको ख़त्म करना है, ना कि बढ़ाना है। इंक्रीजिंग रूरल अर्बन गैप, इसको भी ख़त्म करना है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दें और इन दोनों चीज़ों को ले आएँ, ठीक है, 1 और 2 को ले आए और 3 एंड 4 को ख़त्म कर दें, तो कहीं कहीं हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर नंबर बी होता है, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन एन ओपन इकोनॉमी for the barter system to operate successfully, which of the following principles must be completely satisfied? barter system में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाया था। ठीक है, बार्टर सिस्टम आज के टाइम पे इंडिया में खत्म हो चुका है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चलता। ठीक है, पिछले टाइम में चला करता था। अब हम लोगों को क्या करना है, बार्टर सिस्टम के इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज देखते हैं। क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? नहीं सर, बार्टर सिस्टम और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कोई लेना देना नहीं है। बी क्या कहता है हमारा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हाँ सर, ऐसे तो कुछ आपने पढ़ाया था, तो चलो इसके ऊपर टिक कर दें। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो हमारा क्या आता है आंसर, बी आंसर इसका हमारा हो जाता है। ठीक है, दो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। अब हमारा आंसर नंबर बी क्या कहता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ सिचुएशन वेयर टू इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। कि जब हमको कोई भी चीज़, मतलब कोई भी आप गेहूँ बेचने के लिए गए और आपको सामने मक्का खरीदनी है, तो आपको कोई भी एक ऐसा इंसान ही ढूंढना पड़ेगा जो गेहूँ खरीदना चाहता हो और मक्का क्या हो, बेचना चाहता हो। तो इसलिए बाटा सिस्टम क्या हुआ, मार्केट में फेल हो गया। चलो मार्केटिंग पे जाना, जल्दी जल्दी से करते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फैक्टर्स आफ्टर परचेज इंटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल। जब हम परचेज कर लेते हैं तो हमारे मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या यार, परचेज ऑफ डिसीजन, ठीक है, स्टार्टिंग ना, परचेज डिसीजन। ठीक है, जब आपको लेना है तो ये कैसे, परचेज इंटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये चीज़ आ सकती है क्या, हाँ सर, परचेज डिसीजन तो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, एटीट्यूड्स ऑफ द अदर्स, हाँ ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं मतलब दूसरे को देख के चीज़ पनपती है कि हमको ये चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसको चीज़ से मैं स्मार्ट लगूंगा, डैशिंग लगूंगा, इस तरीके से। फिर हमारा 3 क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स नहीं होता, क्योंकि हम लोग एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि इंडिविजुअल के लिए जब परचेज इंटेंशन होता है तब नहीं लेते। अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, ये चीज़ होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, डी 2 एंड 4 ओनली। क्या कहता था, फैक्टर्स दैट द परचेज इंटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एटीट्यूड्स ऑफ द अदर एंड एंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें क्या करती हैं, काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सेटिस्फाइड बायर्स रिएक्शन टू द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी एक ऐसा बायर जो क्या है, सेटिस्फाइड है, उसकी हमको रिएक्शन कैसी हो सकती है। एक, एंगेज इन द पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, फोर्थ है ये, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड हो तो आप क्या करोगे, उस चीज़ की पॉजिटिविटी निकालोगे, ना कि उस चीज़ की कोई भी नेगेटिव जाएगी। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि आप मुंह से जाके मतलब लोगों को जाके बोलो कि भाई ये वाला कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो हमारा फोर्थ एक हुआ ही हुआ इसमें। फिर क्या हुआ, परचेज अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम ब्रांड। जब आपको अच्छा लगे तो आप सेम प्रोडक्ट्स खरीदोगे। कंप्लेन टू कंपनी, जब भैया अच्छा लगे तो कंप्लेन टू कंपनी क्यों करोगे, तो टू और इसको टू को निकाल दें तो ए और बी गया हमारा एलिमिनेट होके। ठीक है, तो हमारा 3 और 4 है तो 2 में है। अब रिपीट परचेज, तो रिपीट परचेज तो वही चीज़ होगी ना, परचेज अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम ब्रांड। तो ये क्या हुआ हमारा 1 3 4 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कैन बी अचीव बाय टाइप ऑफ मार्केटिंग। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट का क्या करें, प्राइस को लो कर दें, और उस जब हम प्राइस को लो करेंगे तो हमारा क्या हो, वो चीज़ मतलब हमारे क्या कहते हैं, सस्ता माल मार्केट में बिक जाए। ठीक है, मतलब कि उसकी कॉस्ट जो है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, लो लेके आना है। तो वो हमारा कैसे होगा, टारगेट मार्केटिंग।
नहीं यार, टारगेट मार्केटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। मास मार्केटिंग से, हाँ सर, मास मार्केटिंग से हो सकता है। सेगमेंटेशन मार्केटिंग से नहीं यार, उससे भी कोई लेना देना है। और ना पोजीशनिंग मार्केट से है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा सही वाला, मास मार्केटिंग। ठीक है, ए बी सी डी में से ए और सी और डी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या होता है इसमें, बी होता है। चलो आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इज द प्रोसेस, कैसा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आया है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहता है, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, जब हम किसी अपने मार्केट को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तो ये हमारी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, माइक्रो मार्केटिंग नहीं, टारगेटिंग नहीं, पोजीशनिंग नहीं, ये क्या होती है हमारी सेगमेंटेशन होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एस टी पी हमारे हालांकि एक ही जैसे पार्ट होते हैं। तो टारगेट क्या होता है, जब हम किसी भी मतलब एक बड़े से उसमें क्या करें, इसको टारगेट करें, ये हमारा टारगेट ग्रुप होगा। फिर हम इसमें क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंटेशन कर देंगे उस वाले ग्रुप को डिवाइड करके। फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, हमारा टारगेट करेंगे कि हाँ भैया ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा टारगेट है। और फिर पोजीशनिंग करेंगे कहाँ पे, इसके दिमाग में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हमारे सेगमेंटेशन की डेफिनेशन होती है, इसको नोट डाउन कर लो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस डिवाइडिंग द टोटल ककम्बर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, इफ अ मार्केट इज सेगमेंटिंग द मार्केट बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी टाइप, विच बेस ऑफ सेगमेंटेशन इज यूज्ड इन दिस टाइप। देखो क्वेश्चन में कौन सा हमसे पूछो, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देखना, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी। तो लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी हमारा कहीं ना कहीं कहाँ पे दिमाग करता है, ये हमारे साइकोग्राफिक मतलब हमारे कहीं ना कहीं दिमाग पे अफेक्ट करता है। लाइफस्टाइल क्या होगी, हमारे स्टाइल मारना। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी हमको दिखती है वो चीज़। तो ये हमारे क्या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। तो हमारे क्या हुआ इस वाली चीज में, साइकोग्राफिक डेफिनेशन हुआ। अब उसके बाद देखो ज्योग्राफिक डेफिनेशन हमारी क्या होती है, जब हम उसको क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवाइड कर देंगे कि मतलब अपने एरिया वाइज डिवाइड कर दें। ठीक है, फिर हमारे क्या होता है, बेनिफिट डेफिनेशन, बेनिफिट सेगमेंटेशन। बेनिफिट सेगमेंटेशन मतलब होता है जब हम उस चीज़ को बेनिफिट के अकॉर्डिंग मतलब हम उसके बेनिफिट्स अपने क्या करें, उनको गिनवाएं अपने कस्टमर्स को और बोलें कि भैया देखो ये हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, अब हमारे इसको खरीदोगे तो आपको ये फायदा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे साइकोग्राफिक डेफिनेशन, साइकोग्राफिक हमारा सेगमेंटेशन, इसका आंसर सही क्यों है। इफ अ प्रोड्यूसर इज डिजाइनिंग द सेपरेट टारगेट्स एंड सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच सेगमेंट्स, विच टाइप ऑफ टारगेटिंग इज दिस। क्या बोलता है कि जहां हमारे कोई सेपरेट टारगेट्स, ठीक है, सेपरेट टारगेट्स और सेपरेट ऑफर्स किसके लिए, ईच सेगमेंट के लिए। ठीक है, ईच सेगमेंट के लिए जो हमारा करता है, तो सर कहीं ना कहीं ये मतलब हर मार्केट को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। डेफिनेशन पढ़ के चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो भी आप करके आओगे। कहीं ना कहीं सर ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो जब ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या कंसंट्रेटेड होगा, नहीं। क्या अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, नहीं। क्या टारगेटिंग होगा, नहीं। तो ये क्या होगा हमारा, डिफ्रेंशिएटेड ही होगा। मार्केटिंग में आपको ये चीज़ ईजिली मिल जाएगी कि आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे आपकी डेफिनेशन वैसा आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब हमारा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोजीशनिंग। इनमें से कौन सी चीज़ हमारी किसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, पोजीशनिंग की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो सर ये क्या बात हुई, ये बात हुई। चलो आओ क्वेश्चन अपने देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से हमारे। तो मार्केट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमारी ज़रूरी है किसके लिए, पोजीशन करने के लिए। क्लैरिटी ऑफ मैसेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या करना होता है इसमें पोजीशनिंग में कि उस अपने जो मतलब ये आपका वो है कस्टमर है, इसका जो दिमाग है इसके बीच में अपने प्रोडक्ट का मैसेज डालना है कि मतलब अपनी चीज़ इसके अंदर घुसानी है। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, बार बार रिपीट करो, फैना ही लेना, फैना ही लेना, फैना ही लेना, फैना ही लेना भैया, फैना ही लेना। तो कस्टमर कहीं ना कहीं सोचेगा फैना ही लेना, तो मार्केट में जाके फैना खरीद लेगा। साइन क्यू ऑफ नॉन पोजिशनिंग, साइनिक क्यू ऑफ नॉन पोजिशनिंग। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कौन सा वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है, मतलब जैसे मुहावरे वगैरह होते हैं उस टाइप का। ठीक है, तो ये भी चीज़ में इंक्लूड होती है। तो इसका हमारा आंसर क्या है, डी 1 2 3 4। ठीक है, सही कर देंगे ना बच्चे, गलत तो नहीं करके आएंगे जब पेपर में आएगा तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, विच कैन बी द बेसिस ऑफ द पोजीशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा हमारा पोजीशनिंग का बेसिस हो सकता है ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए। पोजीशनिंग ऑन बेनिफिट्स, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और नीड्स। क्या सर ये चीज़ हो सकती है, मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, टिक कर देंगे। पोजीशनिंग फॉर यूजर कैटेगरी, हाँ सर ये भी हो सकता है। पोजीशनिंग ऑफ क्लास डिस्कशन,
हाँ सर, ये भी हो सकता है। और फोर्थ क्या है, पोजीशनिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड। सर नेचुरल ग्राउंड्स बेसिस ऐसा कभी हमने पढ़ा नहीं, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना भी चाहिए। तो ये बेटा है भी नहीं, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी थी। पोजीशनिंग हम इनके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के इनके बेसिस पे पोजीशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8 का बी, 1 2 3। द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट आर पोजीशनिंग ऑफ बेनिफिट्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और नीड्स। ठीक है, देखो एक में 3 4 चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को याद कर लेना। बेनिफिट्स, देखो पोजीशनिंग इसी बेसिस पे हो सकती है ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है और आपकी नीड क्या है। ठीक है, अब हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इजेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के इजेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्या कहता है इसमें, टेंजिबल। हाँ भैया, कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल का मतलब जिसको मैं छू सकूँ। जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरा फ़ोन है, मेरा पेन टैब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को छू सकता हूँ। तो ये हमारे किस में आते हैं, टेंजिबल में आते हैं। आपका मोबाइल हो गया जिस पर आप क्लास देख रहे हो, ये आपका क्या है, टेंजिबल प्रोडक्ट है। फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है सर। एक्सचेंज वैल्यू, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए आपके पैसे के साथ में। ठीक है, जिसके लिए आपने खरीदा हो। फिर हमारा क्या आता है, सर्विस एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, ये चीज़ क्या इंक्लूड होनी चाहिए। हाँ सर, ये भी चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। फिर हमारा क्या आता है, सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन, आप जब वो चीज़ खरीदोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आंसर क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। इसके साथ में सारे पांचों की चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। तो यूजर बेस्ड में क्या चीज़ आ सकती है हमारी, देखो कंज्यूमर गुड्स आ सकती है। हाँ सर, आ सकती है। इंडस्ट्रियल गुड्स आ सकती है, क्योंकि हमारे दो ही तरीके के मतलब कंज्यूमर्स होते हैं। फर्दर हम इनको डिवीज़न करते हैं इंडस्ट्रियल में जाके, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एनजीओज। ठीक है, फैक्ट्रीज एंड इस तरीके की चीज़ें। तो ड्यूरेबल एंड नॉन टेंजेबल गुड्स ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ हमारी किस में आती है, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि हमारे एजेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखो ये चीज़ हमारी पहले हमने हटा दी, अगर 3 और 4 तो हमारा सी तो हट ही जाता है। ठीक है, तो 4 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये हटा के तो हमारा आंसर क्या था, हमारा ए, 1 एंड 2। द यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए पूरे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको जो हमने पढ़ाया वो चीज़ें समझ में भी आई होंगी, और आप लोगों को मतलब कि प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लो, फिर कल फिर देखो इस वीडियो को, ताकि आपको जो कुछ भी मतलब कुछ ऐसा ना हो कि कहीं भूल जाओ कोई भी चीज़। ठीक है, बार बार वीडियोस को देखो और क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए किस तरीके से फ्री बैच दे रहा है पूरा का पूरा, और आप लोगों को पढ़ाया हुआ भी हुआ है। बाकी अब आप लोगों का क्या, अब आप लोग को मतलब एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए बस अब आपकी प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चंस की, जो हम आपकी करवा रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।